हेलो फ्रेंड्स। आज हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर 3 जिसे राजकीय आय के नाम से जाना जाता है, इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपको ये इस विषय में जानकारी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का वृद्धि दर कितना है। ये सब पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पेपर, अगर आप पेपर को देखे हो, पिछले 3-4 साल के अगर आप पेपर देखे हो, इस चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर की दृष्टि से तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे, 13 से 14 पेज का चैप्टर है ये इकोनॉमिक सर्वे में, जिसको हम 3 से 4 पेज में आज करके पढ़ेंगे। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप ये 3-4 पेज अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप ये चैप्टर पढ़ने से पहले, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर जब हमने कवर किया था आर्थिक समीक्षा, उस चैप्टर को पढ़ के यहां पर आए, क्योंकि उस चैप्टर में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, प्रचलित भाव में जीएसडीपी की गणना कैसे होती, स्थिर भाव में जीएसडीपी की गणना कैसे होती है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाई हुई है। तो आज हमारा फैक्चुअल नॉलेज है और जहां जहां कुछ समझाने वाली चीजें हैं वो चीज भी मैं आपको यहां पर डिटेल में कवर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 3 है, जिसका नाम राजकीय आय या राजकीय आय कहा जाता है। अगर हम देखें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र की इस आपकी जो हिस्सेदारी है, स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार, सबसे पहले जो हम यहाँ पे जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्र की जो हिस्सेदारी देखेंगे वो देखेंगे स्थिर भाव के अनुसार। स्थिर भाव आपको पता ही है, किसी एक वर्ष को आधार वर्ष बनाते हैं और उसका कंपेयर आज की तुलना से कर लेते हैं, उसका कंपेयर आज की वैल्यू से करते हैं। प्रचलित भाव में क्या होता है, पिछले वर्ष में जो बाजार मूल्य था, यानी जो पिछले वर्ष में आपका जो भी पैसा रहा उसका अगर हम आज से कंपेयर करें तो उसको प्रचलित भाव या बाजार भाव में कहते हैं। जबकि स्थिर भाव में किसी एक विशेष वर्ष को स्थिर कर दिया जाता है और उसके मुकाबले आज की तुलना की जाती है। जबकि बाजार मूल्य में आप जब पिछले वर्ष से आज की तुलना करते हैं तो उसके बीच में जो मुद्रास्फीति रहती है, महंगाई रहती है, वो जुड़ जाती है बाजार मूल्य में या प्रचलित भाव में। जबकि स्थिर भाव में आप मुद्रास्फीति को काउंट नहीं करते, क्योंकि आप तुलना एक आधार वर्ष के आधार पर करते हैं। जैसे कि आधार वर्ष 2011-12 है, उसकी तुलना आज की वैल्यू से करते हैं। तो याद रखिएगा, स्थिर भाव में मुद्रास्फीति काउंट नहीं होती, यानी महंगाई काउंट नहीं होती, जबकि प्रचलित भाव में आपकी महंगाई भी काउंट होती है। इसलिए हम वास्तविक जीडीपी या जीएसडीपी हम स्थिर भाव वाले को मानते हैं, क्योंकि उसमें हमको एक्चुअल हमारे देश की या राज्य की प्रगति के बारे में पता चलता है। अगर हम देखें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहला होता है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, फसल आता है, वन आता है, मत्स्य पालन आता है और पशुपालन आता है। ये 4 चीजें मिलाकर कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, खनन एवं उत्खनन आता है, विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति आता है। ये 4 चीजों को मिलाकर उद्योग क्षेत्र बनता है। जबकि सेवा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र जैसे होटल, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम कृषि क्षेत्र में जो 4 चीजें आ रही हैं, क्या 4 चीजें, फसल, मत्स्य पालन, पशुपालन और वन, अगर इन 4 चीजों के अलावा खनन और उत्खनन को भी अगर जोड़ दिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र में खनन व उत्खनन भी कृषि क्षेत्र प्लस खनन एवं उत्खनन को मिलाकर प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जबकि उद्योग क्षेत्र में अगर मैं खनन व उत्खनन को हटा दूं, उद्योग क्षेत्र में मैंने बताया आपको 4 चीजें, खनन व उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ये 4 चीजों में से अगर मैं खनन व उत्खनन को हटा दूं तो बाकी बचे 3 चीजों को हम मिलाकर हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में कृषि क्षेत्र पूछा जा रहा है तो कृषि क्षेत्र में खनन व उत्खनन नहीं आता।
अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछा जा रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र प्लस खनन व उत्खनन को मिलाकर प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र बोले तो उद्योग क्षेत्र में खनन व उत्खनन आता है, जबकि मैं द्वितीय क्षेत्र बोलूं तो खनन व उत्खनन उसमें काउंट नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है जिसको मैंने पहली क्लास में बताया था, वो याद रखेगा। तो यहां पर देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र यहां पर बटे, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अगर मैं कृषि, वानिकी, पशुधन और मत्स्य पालन जिसको मिलाकर कृषि क्षेत्र कहा जाता है, अगर इसकी हिस्सेदारी देखूं हमारे जीएसडीपी में तो 2016-17 में 19.27% हमको कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। यानी अगर हमको 2016-17 में अगर गवर्नमेंट को हमारी अगर राज्य की जीएसडीपी 100 रुपए थी तो उसमें से 19 रुपए हमको कहां से प्राप्त हो रहा था? कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। 2017-18 में ये 16% हो गई, 16.70%, यानी घट गई। 2018-19 में 16.99% हो गई। 2019-20 में 16.75%, 2020-21 में 17.89% और 2021-22 में 16.73% अनुमानित है। यानी अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे जीएसडीपी में 16.73% का अनुमानित है। तो आपको इसमें से डेटा कौन सा याद रखना है? पहला डेटा सबसे इन 2016-17 से लेकर 2021-22 तक कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम किस वर्ष में रही? सबसे कम किस वर्ष में रही? तो 2017-18 में 16.70% थी। यानी 2017-18 में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी हमारी जीएसडीपी में सबसे कम रही है। मैक्सिमम कब रही? 2016-17 में मैक्सिमम रही है 19.27%। यानी 2016-17 में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जीएसडीपी में स्थिर भाव में सर्वाधिक 2016-17 में रही है, न्यूनतम 2017-18 में रही है और वर्तमान में 16.73% अनुमानित है। तो ये तीन डेटा आपको याद रखना है, 2021-22 वाला, 2016-17, 2017-18। इसका डेटा याद नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, बस आपको यह याद रखना है कि किस वर्ष मैक्सिमम रही है, किस वर्ष न्यूनतम रही है। और वर्तमान का डेटा याद करना है 16.73% 2021-22 में अनुमानित है। इसका डेटा एक्चुअल याद होना चाहिए, इनका सन याद होना चाहिए। अगला देखते हैं उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2016-17 में 45.93% थी, यानी लगभग 46%। तो आप ये बोल सकते हो कि स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2016-17 में 45.93% की थी, 17-18 में 48% हो गई, 18-19 में 50% हो गई, 2019-20 में 50.04 हो गई, 2020-21 में 48.69% हुई, 2021-22 में 50.61% हुई। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? 2021-22 में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 50.61% अनुमानित है। मैक्सिमम कब रही? 2018-19 में मैक्सिमम रही, 2016-17 में न्यूनतम रही 45.93%। और अभी कितना अनुमानित है? 50.61% अनुमानित है। तो आपको याद रखना है कि हमारे अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी जीएसडीपी में सर्वाधिक है? उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 50%। आगे देखिए सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी आपकी जीएसडीपी स्थिर भाव के अनुसार 2016-17 में 34.81% थी, 2017-18 में 34.646%, 18-19 में 32.11%, 19-20 में 33.21%, 20-21 में 33.42% और 21-22 में 32.66% अनुमानित है। यानी लगभग 33% की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है हमारी जीएसडीपी में स्थिर भाव के अनुसार। मैक्सिमम कब रही है? 2016-17 में 34.81%, न्यूनतम कब रही है? 18-19 में 32.11%। सन याद रखना है, इसका न्यूनतम और मैक्सिमम का सन याद रखना है और इसका आंकड़ा याद करना है। तो ये तीन आंकड़े याद करना है कि आपसे अगर पूछा जाए स्थिर भाव के अनुसार जीएसडीपी स्थिर भाव में 2011-12 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है 2021-22 में, तो 16% के लगभग हमारी कृषि क्षेत्र की है, 50% के लगभग हमारी उद्योग क्षेत्र की है और 33% के लगभग हमारी सेवा क्षेत्र की है। मैक्सिमम किसकी है?
उद्योग क्षेत्र, फिर सेवा क्षेत्र और सबसे कम कृषि क्षेत्र। ये याद रखना है। आगे देखते हैं आपको कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र की हिस्सेदारी। अब जैसे कि मैंने आपको यहां पर बता दिया कि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.73% रहेगी। अब ये 16.73 कृषि क्षेत्र में तो 4 क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सा? फसल, वन, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो 16.73 तो चारों को मिलाकर है हिस्सेदारी, लेकिन इन चारों की अलग अलग कितने हिस्सेदारी है वो यहां पर बताया गया है। तो कृषि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर भाव 2021-22 स्थिर भाव में 2021-22 के लिए कितनी है? फसल है 10%, 10.09% की हिस्सेदारी फसल की है। पशुपालन की है 1.63%, वन की है 2.74%, मत्स्य पालन की 2.27%। अगर ये मैं चारों को जोड़ दूं तो 16.73% आता है कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कृषि क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाली किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी तो 16.73% है, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा है? फसल की 10% की हिस्सेदारी है। बाकी पशुपालन, वन, मत्स्य पालन की कम है। तो कुल 16.73% कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है। इसमें मैक्सिमम किसकी है? फसल की है। आगे देखिए यहां पर प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 स्थिर भाव में। अब मैंने प्राथमिक क्षेत्र बोला तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये कृषि क्षेत्र में से बस एक और ऐड हो जाएगा, खनन और उत्खनन, क्योंकि कृषि क्षेत्र में प्लस खनन और उत्खनन को मिला दिया जाए तो इसी को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी देखिए, बाकी तो सब सेम है, फसल 10%, पशुपालन 1%, वन 2%, मत्स्य पालन 2.27%। बस खनन व उत्खनन को जोड़ दो तो खनन व उत्खनन की है 10.36% की हिस्सेदारी। तो ओवरऑल अगर प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछे तो वो है 27.08%। कृषि क्षेत्र की पूछे तो 16.73%, प्राथमिक क्षेत्र की पूछे तो 27.08%। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र बोले तो 16%, प्राथमिक क्षेत्र बोले तो 27%। अंतर क्या है? अंतर बस खनन व उत्खनन को ऐड किया गया है। तो खनन व उत्खनन की हिस्सेदारी है 10.36%। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक क्षेत्र में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन व उत्खनन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है 10.36%। कृषि क्षेत्र में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? फसल की हिस्सेदारी सर्वाधिक है 10%। तो ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में अंतर है, इसको याद करिएगा। कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में खनन व उत्खनन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र की जीएसडीपी में जो हिस्सेदारी है वो 16.73% है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 27% है। सीधा सीधा देखिए 10% के आसपास जंप है जो कि खनन व उत्खनन से ऐड हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर भाव 2021-22 में। अब मैंने आपको बताया था उद्योग क्षेत्र में खनन व उत्खनन को ऐड किया जाता है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र जब बोलेंगे तो खनन व उत्खनन को हटा देते हैं, क्योंकि खनन व उत्खनन फिर प्राथमिक क्षेत्र में ऐड हो जाता है। तो उद्योग क्षेत्र में देखें हिस्सेदारी स्थिर भाव 2021-22 के अनुसार, स्थिर भाव 2011-12 और डाटा 2021-22 का, तो खनन व उत्खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी 10.36%, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.38%, निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 10.11%, विद्युत गैस और जलापूर्ति की हिस्सेदारी 9.77%। तो उद्योग क्षेत्र की टोटल हिस्सेदारी कितनी हुई? 50.61%। देखिए यहां पर वही लिखा था, यहां पर अच्छे से पढ़िए, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 50.61%। तो 50.61% में अलग अलग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है देख लीजिए। खनन उत्खनन 10.36, विनिर्माण 20, निर्माण 10, विद्युत गैस 9, कुल 50.61%, जिसमें मैक्सिमम किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। तो स्थिर भाव में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक है 20%। कुल हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की 50.61%। अगर मैं द्वितीय क्षेत्र, अब ये आपको उद्योग क्षेत्र ना देकर अगर आपको क्वेश्चन में द्वितीय क्षेत्र दे देता है तो द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र यानी आपका खनन व उत्खनन इसमें से हट जाएगा। जो इसमें आप खनन व उत्खनन ऐड किए हैं उसको हटा दूं तो क्या बन जाएगा? द्वितीय क्षेत्र बन जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण 20.38, निर्माण 10.11, विद्युत गैस जलापूर्ति 9.77, कुल 40.25। अगर आपसे पूछे
कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अनुसार 2021-22 में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो 40.25%। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, आपको ऊपर मैंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी यहां पर देखिए कितनी है, 27.08%। द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 40.25%। लेकिन उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी बोले तो 50.61%। ये बेसिक अंतर है, इसको समझिएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक किसकी है, देख लीजिए सर्वाधिक विनिर्माण की है। इसमें याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक किसकी, कृषि क्षेत्र में फसल की, प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन की, उद्योग क्षेत्र में आपका विनिर्माण की, और द्वितीयक क्षेत्र में भी विनिर्माण की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। आगे देखिए सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव 2021-22। सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं होता, सेवा क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र एक ही होता है। अब मैंने आपको बताया था सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी या तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 32.66% अनुमानित है 2021-22 में। तो कौन से क्षेत्र का कितना है, व्यापार होटल जलपानगिरी का 6.38% हिस्सेदारी है, परिवहन और संचार की 4.70%, वित्तीय सेवाओं की 3.40%, व्यावसायिक सेवाओं की 6.53%, लोक प्रशासन की 4.44%, अन्य सेवाएं 7.20। सबको जोड़ देंगे तो 32.66% सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी आती है। सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा अन्य सेवाओं की 7.20। अगर इसके अलावा देखूं तो सबसे ज्यादा किसकी है, व्यावसायिक सेवाएं की 6.53%। तो सेवा क्षेत्र बोले या तृतीयक क्षेत्र बोले बात एक ही है, हिस्सेदारी कितनी है, 32.66% हिस्सेदारी है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, जो भी बोले स्थिर भाव के अनुसार। तो अभी तक हमने जितने डेटा पढ़े वो स्थिर भाव के अनुसार है, यानी हमने 2011-12 को आधार वर्ष माना है और उसके मुकाबले हम आज की तुलना कर रहे हैं, तब हमको ये स्थिर भाव में सब डेटा पता चले। अब हम देखते हैं प्रचलित भाव में डेटा। अब हम देखते हैं प्रचलित भाव में डेटा या बाजार मूल्य में डेटा। बाजार मूल्य यानी अब ये डेटा में हम महंगाई को भी ऐड करके देख रहे हैं, यानी जो वर्तमान में मार्केट वैल्यू है किसी भी वस्तु की, उसको महंगाई को ऐड करके, मुद्रास्फीति को ऐड करके हम यहां पर यानी इन्फ्लेशन को ऐड करके ये डेटा है। तो इसमें देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में, प्रचलित भाव में। तो देखिए कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2016-17 में 22% थी, 17-18 में 20%, 18-19 में 21%, 19-20 में 21%, 20-21 में 22% और 21-22 में 21.82% अनुमानित है। डेटा क्या याद करना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21-22 में कितने प्रतिशत अनुमानित है, 21.82% अनुमानित है। ऊपर का डेटा स्थिर भाव में था, अभी का डेटा प्रचलित भाव यानी बाजार भाव में है, तो 21.82% अनुमानित है। मैक्सिमम कब रही है प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी, 2020-21 में मैक्सिमम रही है 22.68%। न्यूनतम कब रही है, 17-18 में न्यूनतम रही है 20.05%। तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में 21.82% की है। उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में 42.79% है, यानी उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में 42.79% है और स्थिर भाव में देखिए 50% के करीब है, लेकिन प्रचलित भाव में ये 42.79% है। मैक्सिमम कब रही, तो देखिए मैक्सिमम रही है 18-19 में 44.67%, न्यूनतम रही है आपकी 2020-21 में 41.31%। इसका ईयर याद रखना है, इसका डेटा याद रखना है कि 21-22 में 42.79% अनुमानित है। आगे देखते हैं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में 35.39% अनुमानित है, प्रचलित भाव में 35.39%। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में कब मैक्सिमम रही है, तो मैक्सिमम रही है 2016-17 में 36.18%। न्यूनतम कब रही है, 2018-19 में 34.29% न्यूनतम रही है और वर्तमान में कितना अनुमानित है, 35.39% 2021-22 में प्रचलित भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी अनुमानित है। तो ये डेटा याद होना चाहिए, 21% प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी,
42% आपकी उद्योग क्षेत्र की और 35% आपकी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में रही है। ऊपर का डेटा स्थिर भाव में याद रखिएगा, दोनों में अंतर यही है कि स्थिर भाव में एक बेस ईयर को कॉमन लेते हैं, जबकि प्रचलित भाव में बाजार मूल्य पर कीमत की गणना होती है। अब सेम जैसे मैंने ऊपर टेबल बनाया था, तो कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में देख लेते हैं 2021-22। जो हम बता रहे कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.82% रहने वाली है, तो 21.82% किस में अलग अलग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? फसल की है 12.6%, पशुपालन 2.6%, वन 3.9%, मत्स्य पालन 2.7%, कुल 21.82%, यानी 21.82% की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फसल क्षेत्र की है। डेटा ये आपको, ये चारों के डेटा याद नहीं करना है, ऊपर भी आपको चारों के डेटा याद नहीं करना है, डेटा तो आपको यही याद करना है 21.82%। लेकिन अगर कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इनमें किसकी है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, तो आपको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फसल की हिस्सेदारी ज्यादा है, वन पशुपालन मत्स्य पालन की कम है। बस इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फसल की हिस्सेदारी ज्यादा है। फसल के बाद देखें तो वन की हिस्सेदारी आती, फिर आपकी मत्स्य पालन की, फिर पशुपालन की। तो कभी कभी आपको इसको क्रम से जमाने भी बोल सकता है, आपको इसको क्रम से जमाने भी बोल सकता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को उनकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के क्रम से जमाइए। तो जिसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसको पहले रखेंगे, जिसकी सबसे कम हिस्सेदारी उसको बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया? फसल आ गया। उसके बाद क्या आएगा? देखिए वन आएगा, उसके बाद मत्स्य पालन आएगा, फिर पशुपालन आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। डेटा याद नहीं रखना है, क्रम याद रखना है। और मैक्सिमम किसका है वो आपको पता होना चाहिए, फसल का मैक्सिमम है। मिनिमम किसका है? पशुपालन का है, वो पता होना चाहिए। डेटा ये रटना नहीं है, ये बस याद हो 21.82%। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी। प्राथमिक क्षेत्र यानी इसमें क्या होगा, ये डेटा में खनन व उत्खनन को ऐड कर देंगे। तो खनन व उत्खनन है 7.14% की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में। खनन व उत्खनन की 7.14% की हिस्सेदारी है जीएसडीपी में प्रचलित भाव में। तो बस ये डेटा में 21.82 में 7.14% को ऐड कर लेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 28.96% आ जाता है। इसमें भी सेम आपको पढ़ना है, क्रम से जमाने बोल दे तो फसल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, फिर खनन व उत्खनन की आ जाएगी, और उसके बाद जो हमने क्रम बताया वही आ जाएगा। यानी फसल टॉप में, खनन व उत्खनन उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आपका वन आ जाएगा, फिर मत्स्य पालन आ जाएगा और सबसे कम पशुपालन। तो ऐसे क्रम से जमाने भी बोल सकता है। डेटा याद रखना है 28.96% प्राथमिक क्षेत्र, 21% कृषि क्षेत्र। उसको क्रम से जमाने बोले तो इसके लिए आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन आपको आंकड़े याद नहीं करना है। आंकड़ा तो सिर्फ जो हाईलाइट हुआ है वही आंकड़ा याद करना है, बाकी का क्रम पता हो, मैक्सिमम मिनिमम पता हो, बस। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव 2021-22 में। तो उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें तो उद्योग में खनन व उत्खनन आ जाता है प्रचलित भाव में। खनन व उत्खनन 7.14% की हिस्सेदारी, विनिर्माण 15.82%, निर्माण 12.80%, विद्युत गैस जलापूर्ति 7.02%, कुल हिस्सेदारी 42.79%। याद क्या रखना है? कुल हिस्सेदारी प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव में 2021-22 में कितनी प्रतिशत अनुमानित है? 42.79% अनुमानित है। सर्वाधिक किसकी हिस्सेदारी है? तो इसमें देख लीजिए, सर्वाधिक आपकी विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी है, उसके बाद निर्माण क्षेत्र की, उसके बाद विद्युत गैस जलापूर्ति की, नहीं उसके बाद खनन व उत्खनन की, और आखिरी में विद्युत गैस जलापूर्ति। यानी सबसे टॉप में विनिर्माण, फिर निर्माण, फिर विद्युत गैस जलापूर्ति और आखिरी में खनन व नहीं, फिर उसके बाद खनन व उत्खनन और आखिरी में विद्युत गैस जलापूर्ति। तो फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। प्रचलित भाव में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव में उद्योग क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रकों की हिस्सेदारी उनके क्रम से जमाइए। तो सबसे ज्यादा विनिर्माण, सेकंड नंबर में निर्माण, थर्ड नंबर में खनन व उत्खनन, फोर्थ नंबर में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति। तो इसको क्रम से भी आपको याद होना चाहिए। डेटा तो आपको इसका याद होना चाहिए 42.79।
अगर मैं इसी को द्वितीय क्षेत्र बोलूं तो द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी निकालने के लिए मेरे को खनन व उत्खनन को इसमें से हटाना पड़ेगा। तो खनन व उत्खनन को मैं हटा दूं तो विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15.82, निर्माण की 12.80, विद्युत गैस जलापूर्ति की 7.02, सबको जोड़ दो तो कुल हिस्सेदारी 35.65%। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी हो गई? 35.65%। आगे देखते हैं, आप सेवा क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र अगर हम यहां पर देख लेते हैं, सेवा क्षेत्र का योगदान या तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव में, सेवा क्षेत्र का योगदान या तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव में 2021-22, व्यापार होटल जलपान गृह 7.23, परिवहन और संचार 4.15, वित्तीय सेवाएं 3.39, व्यावसायिक सेवाएं 7.57, लोक प्रशासन 4.86, अन्य सेवाएं 8.19, कुल 35.39%। तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव में 2021-22 में 35.39% अनुमानित है। सबसे ज्यादा देखिए अन्य सेवाओं में, अगर अन्य सेवाओं को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा व्यावसायिक सेवाओं में। इसका क्रम पूछे जाने की संभावना बेहद कम है। आपको क्रम पूछा जाएगा तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र या कृषि या उद्योग क्षेत्र में क्रम पूछा जाएगा। इसके क्रम पूछने की आप बोल लीजिए, इसके प्रश्न यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है कि इसको क्रम से जमाओ। ऊपर वाले की बेहद संभावना है कि उसको क्रम से जमाने बोल सकता है, लेकिन इसका याद रखिएगा कुल हिस्सेदारी 35.39% की है। चलिए अब हम यहां पर कुछ आपको नोट मैं बता दे रहा हूं और ये नोट आपको काम आएगा। क्या है? 2021-22 में प्रचलित भाव में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर, यानी यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कौन सा क्षेत्र कितना वृद्धि किया है। तो अगर मैं देखूं तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है 8.93%, यानी 2000 मान लेते हैं 2020-21 में कृषि क्षेत्र से 100 रुपए हमको प्राप्त हुआ तो 21-22 में वो बढ़कर 108 रुपए हो गया, यानी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 8.93% की है, 2021-22 में अनुमानित है। समझा दे रहा हूं फिर से। 2020-21 में मान लेते हैं कृषि क्षेत्र से जीएसडीपी में प्रचलित भाव में 100 रुपए हमको प्राप्त हुआ, 2021-22 में वो 8.93% बढ़ गया, यानी 108.93 रुपए हमको कृषि क्षेत्र से प्राप्त होना अनुमानित है। तो वृद्धि कितनी हुई? 8.93% की वृद्धि कृषि क्षेत्र की अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में अगर मैं खनन व उत्खनन को भी जोड़ दूं तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 10.39% की है। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 2021-22 में 10.39% अनुमानित है। क्लियर है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ है? बस खनन व उत्खनन को ऐड किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन की सर्वाधिक वृद्धि दर है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अगर मैं बोलूं पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि किया है, तो वो पशुपालन क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर 2020-21 में से 2021-22 में आने में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से क्षेत्र ने की है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन ने की है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन व उत्खनन, कृषि क्षेत्र बोला जाए तो खनन व उत्खनन तो नहीं आता, तो कृषि क्षेत्र पूछा जाए कि 2021-22 में 2020-21 की तुलना में कृषि क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो आपका आंसर होगा कृषि क्षेत्र पूछे तो पशुपालन, प्राथमिक क्षेत्र पूछे तो खनन व उत्खनन की वृद्धि दर सर्वाधिक है। सेम चीज उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर अगर हम देखें 2021-22 में अनुमानित है 17.27%, यानी 2020-21 में यदि उद्योग क्षेत्र से 100 रुपए प्राप्त हुआ था तो 2021-22 में वो बढ़कर 117.27% अनुमानित है, इतना प्राप्त होगा, यानी 17.27% की वृद्धि अनुमानित है। द्वितीय क्षेत्र बोले जाए तो 17.71% की वृद्धि अनुमानित है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र बोलूं तो खनन व उत्खनन को हटा दो तो बाकी जो बचा वो द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 17.71% प्रचलित भाव में अनुमानित है। अगर मैं देखूं तो उद्योग व द्वितीय दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र की वृद्धि सर्वाधिक है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि सर्वाधिक अनुमानित है। ऊपर में वृद्धि दर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किसकी वृद्धि दर सर्वाधिक थी? पशुपालन की। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन व उत्खनन की।
उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण क्षेत्र में पैसा ज्यादा आया है। आगे देखिए सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर जो है, या सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र बोल लीजिए, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 11.29% है। यानी अगर 2020-21 में सेवा क्षेत्र से 100 रुपए प्राप्त हुआ तो 2021-22 में 111.29 रुपए प्राप्त होगा, यानी 11% की वृद्धि अनुमानित है। और इसके अंतर्गत किस क्षेत्र की वृद्धि सर्वाधिक अनुमानित है? अन्य सेवाओं की। जो जितनी भी सेवाओं उसके नीचे अन्य सेवाएं थी, अन्य सेवाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में। अब हम देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय आपको 3 ठोंग याद करना है जो पेपर में आता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय आपको 3 प्रति व्यक्ति आय याद करना है। सबसे पहले निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय, फिर देखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव में प्रति व्यक्ति आय, फिर देखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय। अब ये प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? अगर मेरे को प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद में निकालना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा निवल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। अगर जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा दूं, मूल्य ह्रास यानी कि आपका डिप्रिसिएशन, एक वर्ष में मान लेते हैं उद्योग है, उद्योग काम कर रहा है, उद्योग में कारखाने में देखिए कई सारी मशीनें खराब होती है, कई सारे टूल जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो उन मशीनों को बनाने में भी तो खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन आप देखिए, बसें चल रही हैं, बसों का एक्सीडेंट होता है, बसों में पेट्रोल लगता है, बसों में आपका टूट फूट होती है, सीटें फटती है, बसों में पेंट किया जाता है, तो उसको भी तो रिनोवेट किया गया, तो उसके में भी तो खर्चा लगेगा। उसी को हम बोलते हैं मूल्य ह्रास। तो अगर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अगर हम मूल्य ह्रास यानी रिनोवेशन करने के लिए, मशीनों को बनाने के लिए, टूट फूट जो हुई है उसको दूर करने के लिए जो खर्चा किया है, अगर उसको मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से घटा दूं तो उसी को बोलते हैं निवल राज्य घरेलू उत्पाद। और अगर मैं निवल राज्य घरेलू उत्पाद में हमारे राज्य की जनसंख्या को डिवाइड कर दूं तो जो आंकड़ा मिलेगा उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो अगर मैं निवल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की जनसंख्या को डिवाइड करूं तो वो प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार होगी। अगर मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव को राज्य की जनसंख्या से डिवाइड करूं तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के अनुसार। अगर मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो स्थिर भाव में है, अगर उसको राज्य की जनसंख्या से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अनुसार। तो इसी के लिए मैंने बोला कि प्रति व्यक्ति आय आपकी 3 प्रकार की है। पहला निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय, फिर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में सकल आपकी प्रति व्यक्ति आय, फिर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय। और अगर आपको पेपर में कुछ नहीं लिख कर दिया है, सिर्फ ये लिख कर दिया कि प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में कितनी है, तब आपको निवल राज्य घरेलू उत्पाद वाला आंकड़ा लेना है। अगर आपको पेपर में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निवल राज्य घरेलू उत्पाद कुछ लिखकर नहीं दिया, केवल इतना लिख के दिया कि छत्तीसगढ़ में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपको आंकड़ा लेना है निवल राज्य घरेलू उत्पाद वाला आंकड़ा। जब तक स्पष्ट करके ना दे कि वो कौन सी प्रति व्यक्ति आय पूछना चाह रहा है, क्योंकि 3 प्रति व्यक्ति आय है। अगर स्पष्ट करके ना दे तो प्रति व्यक्ति आय जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद में है उसको लेना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव। निवल राज्य घरेलू उत्पाद हमेशा प्रचलित भाव में ही निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? अगर मैं जीएसडीपी में मूल्य ह्रास या इसको मैं बोल देता हूं डिप्रिसिएशन, यानी आपकी वस्तुओं को ठीक करने में जो पैसा गया
उसको घटा दूं तो जो निकलेगा उसी को हम बोलते हैं निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद में अगर इसी में जो वैल्यू आई, अगर उसी में मैं राज्य की जनसंख्या को डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वही प्रति व्यक्ति आय है निवल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,05,778 रुपए थी। 2020-21 में 1,05,778 रुपए। 2021-22 में अनुमानित है 1,18,401 रुपए। 1,18,401 रुपए। आपको ये वाला डेटा याद रखना है। 2021-22 में 1,18,401 रुपए राज्य की प्रति व्यक्ति आय है निवल राज्य घरेलू उत्पाद में। कुछ लिख कर ना दे कि कौन सी प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, तो यही वाला आपको आंसर लेना है। 1,18,401 रुपए आपका आंसर होगा। ठीक। अगर मैं देखूं 2020-21 के मुकाबले 21-22 में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.93% की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। 11.93% की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार। कुछ ना लिख कर दे तो ये दोनों ही आपके आंसर है। केवल प्रति व्यक्ति आय पूछे तो आय है 1,18,401 रुपए, वृद्धि पूछे तो 11.93% की वृद्धि। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के अनुसार। देखिए, वो प्रति व्यक्ति आय थी निवल राज्य घरेलू उत्पाद में, ये प्रति व्यक्ति आय है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यानी इसमें क्या किया गया है, सीधा सीधा जीएसडीपी में राज्य की जनसंख्या को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम ये देख रहे थे कि जीएसडीपी में से हम मूल्य ह्रास को घटाते थे, जो आंकड़ा आता था उसमें ही राज्य की जनसंख्या को डिवाइड कर देते थे। तो सीधी सी बात है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद में हमारी प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले जो प्रति व्यक्ति आय आएगी उससे कम होगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर वहां पर मान लेते हैं मेरी जो उस समय हमारे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में 100 रुपए और उसमें से मूल्य ह्रास 5 रुपए घटा दूं तो ये 95 रुपए डिवाइड बाई राज्य की जनसंख्या आता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो हमारी जीएसडीपी तो 100 रुपए है। 100 में से अगर मैं राज्य की जनसंख्या को डिवाइड करूं, देखिए यहां पर ऊपर का आंकड़ा छोटा है, यहां पर ऊपर का आंकड़ा बड़ा है, तो सीधी सी बात है प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ज्यादा दिखेगी प्रचलित भाव में, जबकि निवल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको कम दिखेगी प्रचलित भाव में, क्योंकि उसमें मूल्य ह्रास को हम घटा देते हैं। तो देख लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव में 2020-21 में 1,18,250 रुपए, जबकि 2021-22 में 1,32,203 रुपए अनुमानित है। देख लीजिए, आंकड़ा आपको ऊपर से देखेंगे बड़ा हुआ दिखेगा। तो यहां पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 11.80% की वृद्धि है 2020-21 के मुकाबले। 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 11.80% की वृद्धि। अब देखिए, अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव। प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव। तो आपको पता ही है ऊपर के दोनों चीजें प्रचलित भाव में थी। प्रचलित भाव में आपका आंकड़ा ज्यादा ही आएगा क्योंकि उसमें महंगाई जुड़ी हुई है। स्थिर भाव में आपका आंकड़ा कम आएगा क्योंकि आप एक ईयर को बेस ईयर मानेंगे और उससे आज का कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि 20 रुपए की बॉल आपको पहले मिलती थी टेनिस की बॉल, वो अभी बॉल 100 रुपए की मिलती है, तो बीच में महंगाई जुड़ी हुई है। वैसे ही अगर हम स्थिर भाव से कंपेयर करेंगे, तो स्थिर भाव से कंपेयर करेंगे कि हम आज भी अगर वो बॉल 20 रुपए की ही माने, तब हमने एक्चुअल कितनी हमारी आय हुई है वो बताएगा। तो स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय आपको हमेशा कम दिखेगा कंपेयरिंग आपका प्रचलित भाव में। तो देखिए 2019-20 में जो आपका प्रति व्यक्ति आय था सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अनुसार 86,376 रुपए। 2020-21 में 83,840 रुपए हुआ। यानी आप देखिए कि 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में आपकी प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा, बेहद से भी बेहद इंपॉर्टेंट डेटा कि प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष स्थिर भाव में ऋणात्मक गई, कमी दर्ज की गई। तो 2020-21 में देखिए 2019-20 के मुकाबले आपकी प्रति व्यक्ति आय में -2.94% की कमी दर्ज हुई है।
यानी यहां से यहां आने में देखिए प्रति व्यक्ति आय घट गई, कोरोना का टाइम था, सब उद्योग धंधे बंद थे, यहां पर प्रति व्यक्ति आय देखिए एक्चुअल में जब हमने स्थिर भाव से कंपेयर किया तब हमको पता चला कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कोरोना काल में घटी है, जबकि प्रचलित भाव में आपको नहीं दिखा, प्रचलित भाव में तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। लेकिन स्थिर भाव से आप जब कंपेयर किए तो आपको एक्चुअल अपनी स्थिति पता चली कि कोरोना काल में लोगों के पास पैसे कम हो गए। इसलिए मैं बोलता हूं कि स्थिर भाव में किसी भी देश की जब तुलना की जाती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की तुलना की जाती है तो एक्चुअल डेटा पता चलता है। तो स्थिर भाव में देखिए -2.94% की कमी हुई है। 2021-22 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 92,031 रुपए 92031 रुपए अनुमानित है। इस वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है? 9.77% की वृद्धि हुई है, जबकि इसमें कमी आई थी। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए, फिर से बोल रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए और कुछ नहीं बताया जाए कि कौन से बेस में पूछ रहा है वो आय, तो आपको निवल राज्य घरेलू उत्पाद वाली लेनी है। बाकी स्पष्ट करके दे तो बाकी स्पष्ट तो हुआ ही है। किस वर्ष ऋणात्मक रही है? स्थिर भाव में देख लीजिए 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय घटी है तो इस वर्ष ऋणात्मक रही है। क्लियर है? तो इतने ही डेटा आपको याद रखने हैं। जो चीजें मैंने आपको बताया आप केवल उतना ही याद रखिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, ऐप में बच्चे तो ऐप में मिलेगा ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी चीजें मैंने बताई वो समझ आई होगी और पेपर के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, क्रम भी पूछा जा सकता है, उस चीजों में विशेष ध्यान दीजिएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं तो आप सचेत रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको मैंने जो टेबल बताया उसके अनुसार आप उसको याद कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।